नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आप बहुत ही बेहतर हो और आपकी जो तैयारी है उसे लगातार बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। और नहीं है, ये मुझे विश्वास है इतना कि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आरपीएससी आरएसएम एसएसबी के लिए आपके साथ हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। साथियों, अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज खरीदने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है 24/7 और जितने भी एजुकेटर हैं उनके द्वारा जितनी भी क्लासेज हैं वो सब आप देख पाते हैं। और अनलिमिटेड लाइव एक्सेस है, वीकली प्रश्नोत्तरी होती है, प्लस कोर्स में डाउट क्लियर सेशन भी होता है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं साथियों। और करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल नंबर एंटर करने हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाके प्लस वाले कोर्स में जाके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। और आपको जानकर ताजुब होगा, 24 मंथ्स के लिए कोर्स लेते हो तो केवल 350 रुपीज़ पर मंथ आपको खर्चा करना है। और 350 रुपये महीना कितना बड़ा होता है आप भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा, आरपीएससी सेक्शन में विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कीजिए, जिससे जो एवरीडे बेसिस पे होने वाले राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट हैं उनके बारे में आपको पता लग सके साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं और विष्णु वन कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है साथियों। तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बड़ी अच्छी और खुशी की बात है साथियों। 10% डिस्काउंट के बाद में और ज़्यादा ऑफ। चलिए साथियों, हम बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है साथियों, राजस्थान में वन और वन्य जीव वाला हमारा टॉपिक चल रहा था। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की वन्य जीव और राजस्थान के जो हमारे अभयारण्य हैं उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों तैयार हो जाइए, आज के टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। और कल हम जो है कल हम यहाँ पर थे जिसमें लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। अब इसमें से कुछ टाइगर रिजर्व है और कुछ जो है आपके सेंचुरीज भी है। चलो आइए बात करते हैं सबसे पहले हमारे नेशनल पार्क की। साथियों, नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है? इसका मैनेजमेंट जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंचुरीज होती है यानी अभयारण्य होती है उनका मैनेजमेंट आपके स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या इशू है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर का जो डिस्ट्रिक्ट आइकन है वो भी क्या है? आपके जो बाघ है, जो टाइगर है, वो आपके जिले वाला जीव है, ठीक है। इनकी आगे चर्चा करेंगे। इसका एरिया है 282 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1980 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और जो टाइगर प्रोजेक्ट है जो 1973 के अंदर चलाया गया था उसके माध्यम से 1973 के अंदर इसे रणथंभौर नेशनल पार्क को किसमें शामिल किया गया था? आपके टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। यह राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है और इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। इस उद्यान के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जोगी महल है, 32 खंभों की छतरी है जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। यहाँ पर बाघ, बघेरे, लकड़बग्गा, हिरण, नीलगाय सभी मिलते हैं। यहाँ पर मलिक तालाब है, पदम तालाब है, राजबाग है। और यहाँ पर गणेश जी का मेला लगता है प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। चतुर्थी का मतलब होता है चौथ, ठीक है ना। और शुक्ल का मतलब होता है चांदनी वाला महीना। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी का क्या लगता है? मंदिर लगता है। और कौन सा मंदिर है? यहाँ पे 3 आंखों के गणेश जी वाला मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी। साथियों, यहाँ पर मछली एक टाइग्रेस है, बागिर है जिसे T16 बोलते थे। इसे क्वीन ऑफ रणथंभौर कहते हैं। ये सबसे उम्रदराज बागिर है। मछली अवार्ड WWF इंडिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। और किसके लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। टाइगर बाघ की गणना 2018 में हुई। भारत के अंदर 29767 टाइगर हैं टोटल और सबसे ज़्यादा टाइगर MP में है। MP को टाइगर स्टेट बोलते हैं।
अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान के अंदर पहले 45 टाइगर थे, अभी उनकी संख्या बढ़कर 69 हो गई है। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 की। तो अभी तो हो सकता है 75 क्रॉस कर गई हो, बहुत अच्छी बात है। साथियों, अगर हम देखें कि बाघों की गणना कैसे की जाती है, तो साथियों बाघों की गणना करने के लिए कुछ मेथड होते हैं। क्या मेथड होते हैं? नंबर 1, कैमरा ट्रैप मेथड, यानी आपके जो है जंगल में कैमरे लगा दिए जाते हैं। बाघ को थोड़ी पता है ये कैमरा है, मैं इसमें आऊँगा, तो बाघ उसे तोड़ता नहीं है। ये तो केवल इंसान की ही आदत खराब है कि इंसान क्या करता है, उसको तोड़ भी देता है, ठीक है, लेकिन टाइगर नहीं तोड़ता, उसको नहीं मतलब उससे। तो ये कैमरे के अंदर ट्रैप हो जाता है। नंबर 2, डीएनए टेक्नोलॉजी। उनका जो डीएनए होता है, आप सब जानते हो कि 99.99% के लगभग 100% डीएनए जो है मिसमैच होते हैं, यानी डीएनए जो है लगभग अलग अलग होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, उनको पहचान करना आसान होता है। तो ये डीएनए, ये एक थोड़ी वैज्ञानिक तकनीक है। तीसरा है पगमार्क विधि। पगमार्क विधि क्या होता है साथियों, कई बार आपने देखा होगा इस तरह के टाइगर के निशान बने हुए रहते हैं। देखो इस तरह ये पंजा, जैसे ऐसे लगा कि टाइगर का पंजा आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आता है, उससे क्या है कि उसको बिछा देते हैं। उसके बाद जब टाइगर इस पे आता है तो उसके फुट मार्क से पता लगता है कि यहाँ पर टाइगर आया था, तो इसके हिसाब से काउंटिंग की जाती है। तो ये आपकी कौन सी हुई, फुट मार्क मेथड, यानी पग मार्क विधि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, टॉफ टाइगर संस्था, एक इंस्टीट्यूट है टॉफ टाइगर इंस्टीट्यूट, जिसने रणथंभौर को दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर टाइगर रिजर्व बताया है। यू हैव टू प्राइड बिकॉज यू आर राजस्थानी, और राजस्थानी होने की वजह से जो आपका टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, आप भी देख के आना। इसको टॉफ टाइगर संस्था ने क्या बताया है कि दुनिया का सबसे फेमस टाइगर रिजर्व है। एक पॉलिसी लिखी हुई है वन धन योजना, वन धन पॉलिसी। अगस्त 2015 के अंदर ये पॉलिसी चली थी साथियों, और इस पॉलिसी की सबसे खास बात ये है, वन धन योजना के तहत रणथंभौर या इस प्रकार के जो टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, इनके पास में रहने वाले वह जनता जो डिपेंड है इस टाइगर रिजर्व पे, जो डिपेंड है सेंचुरीज पे, जो डिपेंड है वाइल्ड लाइफ पे, जो डिपेंड है पेड़ पौधों पे, उनको जंगल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए, जंगल के जो वन्य जीव है उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है साथियों, ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है रणथंभौर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। रणथंभौर के अंदर बाघों के संरक्षण के लिए 25 फैब 2010 के अंदर एक फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जो क्या काम करता है, जो आपके टाइगर रिजर्व और किस प्रकार से बेस्ट बनाया जा सकता है, टाइगर और टाइग्रेस है उन्हें किस प्रकार से बेस्ट एनवायरनमेंट दिया जा सकता है जिससे उनका शिकार नहीं हो और उनकी हेल्थ अच्छी रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साथियों, क्लेस ऑफ टाइगर्स। साथियों ये एक डॉक्यूमेंट्री है क्लेस ऑफ टाइगर्स, जो आपसे पूछी जा सकती है। आपने मैं बताया था एक टाइग्रेस थी T16 यानी मछली, उसकी बेटी थी कृष्णा, और उसके 3 बच्चों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है। और इस डॉक्यूमेंट्री को किसने बनाया, एस नल्ला मुथु। प्लीज कीप इन माइंड दिस नेम, एस नल्ला मुथु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिसने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है, जो कि बागिन मछली थी उसकी बेटी कृष्णा और उसके 3 बच्चों के ऊपर आधारित डॉक्यूमेंट्री है। और दैट नेम इज क्लेस ऑफ टाइगर्स। क्लेस का मतलब होता है लड़ाई, ऑफ यानी टाइगर्स, यानी टाइगर के बीच के अंदर क्या हुआ, क्लेस हुआ, ये उसके बारे में बता रहा है साथियों। नाउ यू कैन सी ए पर्सन स्टैंडिंग विद दी टाइगर। तो देखिए टाइगर कितना बड़ा होता है साथियों, कितना लंबा चौड़ा होता है, इसे ही बोलते हैं टाइगर मेन। और इनका नाम है श्री कैलाश सांखला। कैलाश सांखला जिन्हें क्या बोलते हैं, इनका टाइटल क्या है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इज अ वेरी वेरी ग्रेट टाइगर मैन ऑफ इंडिया। सोचिए इस पिक्चर को देखकर लगभग 99.99% लोगों के साथ ऐसी पिक्चर नहीं होती है, न तो आपके साथ है न मेरे साथ है साथियों। ये पिक्चर देखिए, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ये है आपके श्री कैलाश सांखला सर, और इन्हें क्या बोलते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। देखिए टाइगर को किस प्रकार से सहला रहे हैं, जैसे तो पालतू जीव हो, यानी ये वाइल्ड लाइफ नहीं हो, ये क्या हो, आपके कैटल हो कोई, ठीक है, जैसे तो अभी बांधना इसको चारा वारा डाल के, इस तरह से देखिए आप। ये है आपकी पर्सनालिटी श्री कैलाश सांखला जी। सलाम है इसी व्यक्तित्व को। और ये आपके जोधपुर के हैं, कहाँ के हैं, राव जोधा की नगरी जोधपुर के हैं। और इन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक का नाम है टाइगर और दूसरे का नाम है रिटर्न ऑफ द टाइगर। प्लीज कीप इन माइंड ऑल दी बुक्स। नंबर 1 इज अ टाइगर, नंबर 2 इज रिटर्न ऑफ द टाइगर। देखिए ये है आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया, समझ गए, आपके जोधपुर के हैं। और इन्होंने टाइगर कंजर्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया में। नॉट ओनली इंडिया बट ओनली राजस्थान का जो आपके रणथंभौर नेशनल पार्क है और जो आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की है।
इसीलिए ये किस किस नाम से फेमस है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। साथियों एक समय ऐसा आ गया था जब पूरे विश्व के अंदर 1400 यानी 1400 के आसपास टाइगर बच गए थे। और टाइगर जो है हिंदुस्तान का क्या है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एनिमल है, ठीक है। टाइगर का मुंह देखिए कितना धाकड़ होता है। इसी को बचाने के लिए हिंदुस्तान ने सोचा कि हमारा टाइगर है, यही नहीं बचा तो क्या होगा। आज हिंदुस्तान ने 3000 कर दिए, क्या बात करते हो, देखिए हिंदुस्तान। इसलिए हिंदुस्तान जो है वाइल्ड लाइफ में और आपके फॉरेस्ट के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में है। डू यू नो हमारे राजस्थान में या हिंदुस्तान में 2 हॉट स्पॉट डायरेक्टली और 2 हॉट स्पॉट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा इंडिया जो है बहुत रिच है। तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि श्री कैलाश श्रृंखला के बारे में क्या विशेषताएं हैं। ये जोधपुर के हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। नाउ अब हम चलते हैं भरतपुर में और नेशनल हाईवे 11 के ऊपर चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं, नेशनल हाईवे 11। ये नेशनल हाईवे आपके बीकानेर को किससे जोड़ता है, आपके बीकानेर को जोड़ता है आगरा से, ठीक है, बीकानेर टू आगरा और वाया जयपुर। जयपुर के अंदर जो घाट की गुनी है वो इसी 11 नंबर हाईवे के ऊपर बनी हुई है, घाट की गुनी। और पिछली बार पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा गया था कि घाट की गुनी कौन से नेशनल हाईवे पर है, तो नेशनल हाईवे 11 पर है। चलिए कौन सा पक्षी विहार है, केवलादेव घना पक्षी विहार। स्वागत है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में। तो देखिए द एरिया ऑफ केवलादेव इज 29 स्क्वायर किलोमीटर, यानी केवल 29 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, केवल 29। इसे अभ्यारण्य का दर्जा यानी इसे सेंचुरी का टैग जो है कब दिया गया था, 1956 में बाय राजस्थान गवर्नमेंट। और इसे नेशनल पार्क का टैग 26 अगस्त 1981 को मिला। और ये जो नेशनल पार्क का टैग है ये कौन देता है, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और किस एक्ट के माध्यम से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के माध्यम से 1981 में केवलादेव को क्या मिला, आपके राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यूनेस्को के द्वारा 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर यानी आपकी जो वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज है उसकी लिस्ट में आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। यू हैव टू फील प्राइड, आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि यूनेस्को की साइट की जो आपके विश्व प्राकृतिक धरोहर है वहाँ पर हमारे एक छोटा सा अभ्यारण्य, छोटा सा नेशनल पार्क जिसे हम बोलते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार, वो इसमें शामिल है साथियों। नेक्स्ट बात देखिए, इस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग और एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली माना जाता है। यानी यहाँ पर विदेश से पक्षी आते हैं और अपनी प्रजनन क्रियाओं द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं और वापस लौट जाते हैं साथियों, इसलिए बड़ी फेमस है। आप देख सकते हो, आप यूँ नहीं कह सकते कि मैंने आपको घुमाया नहीं, मैं आपको राजस्थान की प्रत्येक उस जगह पे घुमाऊंगा जहाँ पर आप घूमना चाहते हो। तो ये है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके आगे देखिए, यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र साइबेरियन सारस है। आप देख पा रहे हैं साइबेरियन सारस कितने सोने दिख रहे हैं, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। इनकी खूबसूरती का अंदाज देख सकते हो आप कि प्रकृति ने इन्हें किस तरह से बनाया है। देखिए आप कि प्रकृति ने इन्हें किस तरह से बनाया है, क्या खूब बनाया है, अंदाज़ा लगा सकते हो आप। तो देखिए ये साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। और यहाँ पर एक पाइथन पॉइंट है, पाइथन पॉइंट, और वहाँ पर क्या मिलता है, अजगर मिलते हैं साथियों। यहाँ पर अजगर भी है और यहाँ पर साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, इसलिए ये झील बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थल रहा है। डॉक्टर सलीम अली ये जो है पक्षियों को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है इन्होंने। और हमारा जो ये राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका केवलादेव घना पक्षी विहार है, यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर भी खोला गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपकी जो बर्ड्स है इनको सेव करना, इन्हें सुरक्षित रखना और आपकी जो केवलादेव घना पक्षी विहार है इसकी क्लाइमेट को, इसकी कंडीशन को उसी प्रकार से बना के रखना जिस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला है और इसी प्रयोगशाला का नाम अभी अभी मैंने आपको बताया, डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर, वो यहीं पर है। और यहाँ पर राजस्थान का सेकंड सर्प उद्यान, यानी सर्प उद्यान का मतलब क्या है, स्नेक पार्क बनाया जा रहा है। और प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर है, कोटा में है, और दूसरा कहाँ पर है, आपके केवलादेव घना पक्षी विहार में है। और प्लीज़ कीप इन माइंड, सांपों की शरण स्थली, किसकी, सांपों की शरण स्थली किसे कहते हैं, तो ये आपके शेरगढ़ अभ्यारण्य है जो कि आपके 12 डिस्ट्रिक्ट में है और परवन रिवर के किनारे है, बसा हुआ है। साथियों अगर हम बात करें
हमारे जो आपका केवलादेव केवलादेव घना पक्षी विहार है, इसे 1 अक्टूबर 1981 के अंदर रामसर साइट का टैग मिला। रामसर साइट क्या है? 1971 में इस प्रकार की वेटलैंड्स जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वाइल्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें रामसर साइट का टैग दिया जाता है जिससे उनका संरक्षण ज़्यादा हो सके। तो 1981 के अंदर रामसर साइट का इसे टैग मिला। इसे पक्षियों का स्वर्ग स्थल बोलते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पर दो नदियाँ से संबंध है, बाणगंगा और गंभीरी, ये दो नदियाँ जो है यहाँ बहती है। यहाँ पर पानी की आपूर्ति अजान बांध से होती है और यह राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और यहाँ पर कदम्ब के वृक्ष बहुत ज़्यादा मिलते हैं साथियों। ये बेसिक बातें हैं साथियों। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो देखिए वो बात क्या है। आपको पता है यहाँ बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी पर जयपुर के अंदर जमुआ रामगढ़ बांध है और सवाई आपके जो दौसा है यहाँ पर दो बांध है, एक का नाम है रेडियो सागर, एक का नाम है माधो सागर। उसके बाद में आपके आती है जाटों की नगरी जिसे आप बोलते हो भरतपुर। भरतपुर से यहाँ पर एक भरतपुर में एक बांध है जिसका नाम है अजान बांध। क्या नाम है? अजान बांध। इस अजान बांध से एक केनाल बनाई गई है और उस केनाल के माध्यम से आपके केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर पानी की सप्लाई की जाती है। अब आपको जानकर ये ताजुब होगा कि जब जम्बुआ रामगढ़ बांध में पानी नहीं है तो फिर अजान बांध में पानी कैसे आएगा, जबकि आप जानते हो कि केवलादेव घना पक्षी विहार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, एक रामसर साइट है, तो यहाँ तो पानी की आपूर्ति करनी पड़ेगी ना। तो फिर अजान बांध में पानी कहाँ से आएगा? तो साथियों हमने एक बांध बनाया जिसका नाम है पांचना बांध। क्या नाम है? पांचना बांध। और पांचना डैम कहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन किया? आपके करौली डिस्ट्रिक्ट में किया। कहाँ पर किया? करौली डिस्ट्रिक्ट में किया। और इस करौली डिस्ट्रिक्ट के पांचना बांध को हमने कनेक्ट किया किससे? अजान बांध से। बात समझ रहे हो ना आप? करौली डिस्ट्रिक्ट के जो मिट्टी का बांध था पांचना, जहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिलती है, यहाँ से हमने इस डैम को कनेक्ट किया किससे? अजान बांध से। और इस डैम से वाटर सप्लाई अजान बांध में करी और अजान बांध के बाद में जो पानी की सप्लाई हमने की वो कहाँ पर करी? केवलादेव घना पक्षी विहार में करी। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में नहीं आई है तो दोबारा देख लीजिए एक बार। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे साथियों। समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स या दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य एक अभ्यारण्य है जो इसका पार्ट बना हुआ है। वैसे मुकुंदरा जो है नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले ये कहाँ पर है? ये आपके कोटा और झालावाड़ में है। कहाँ पर है? कोटा एंड झालावाड़, ठीक है। मैंने आपको बताया था, यू कैन सी द पिक्चर हियर, कितना सोना दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा आपको लग रहा है। तो ये है आपके मुकुंदरा हिल्स। तो देखिए ये कंडीशन देख के, ये पिक्स देख के आपको लगता है ना कि हाँ एक बार हमें घूमने जरूर चलना चाहिए। देखिए आप देखिए झरने चल रहे हैं, कितना ग्रीन है, पहाड़ियाँ हैं, ग्रेनाइट रॉक्स हैं, यहाँ पर टाइगर घूमते हैं, टाइगर, ठीक है ना, टाइगर। तो देखिए इस अभ्यारण्य में कोटा के महाराव जिनका नाम था मुकुंद सिंह, क्या नाम था? कोटा के जो किंग थे उनका नाम क्या था? मुकुंद सिंह। और इन्हीं मुकुंद सिंह ने यहाँ पर अबली मिनी के महल बनवाए हैं। क्या बनवाए हैं? यहाँ पर अबली मिनी पैलेस है जिसका कंस्ट्रक्शन किसने किया था? मुकुंद सिंह ने किया था। अभी आपको आई विल शो यू द अबली मिनी पैलेस, मैं आपको बताऊंगा अबली मिनी का महल, फिर आप देखना कि वाकई में वो तारीफ़ काबिल है। आप देख के कहोगे सुभान अल्लाह कि क्या बनाया है। तो ये मुकुंद सिंह जी बनवाया था, किसके लिए? अबली मिनी के लिए, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं, सेकंड ताजमहल ऑफ राजस्थान। देखिए मुकुंदरा हिल्स के अंदर जो है हीरामन तोते, जिन्हें हम बोलते हैं गागरोनी तोते, गागरोनी पैरट, ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इसके लिए फेमस है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके पटवारी वाली एग्जाम में, इसका विशेष ध्यान रखिए। गागरोनी तोते कहाँ पर मिलते हैं? मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में आपको गागरोनी तोते मिलते हैं। हिंदुओं का आकाश लोचन पाए जाते हैं। इसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 2012 में घोषित किया गया। थर्ड नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान डिक्लेयर इन 2012। और इसे राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना और इसे राजस्थान की तीसरी थर्ड टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान कब डिक्लेयर किया गया? अप्रैल 2013, यानी अप्रैल 2013 में इसे क्या डिक्लेयर किया गया? आपके टाइगर प्रोजेक्ट भी डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और इस नेशनल पार्क में अब सर्वाधिक देववन मिलते हैं। देववन क्या होते हैं साथियों? राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि वृक्षों को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे राजस्थान की संस्कृति ऐसी रही है, यहाँ पर अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में 363 लोगों ने अपना बलिदान कर दिया था
और वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खिजरली गांव जोधपुर में। ठीक है। दूसरा देखिए जम्बो जी, सिर सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर के बदले में अगर एक पेड़ बचता है, रूख का मतलब होता है राजस्थानी भाषा में पेड़, ठीक है ना, तो भी सस्तो जान यानी तो भी सस्ता है वो वृक्ष। इस प्रकार की हस्तियां हैं, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को हम सब बचाते आए हैं। और देववन क्या होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो मंदिर के आसपास की भूमि होती है जिसमें जंगल होते हैं, उसे केसर का छांटा देकर, किसका छांटा देकर, केसर का, ठीक है ना, केसर का छांटा देकर उसे देववन डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद में उस देववन के अंदर कोई भी सोच नहीं कर सकता, ठीक है ना, यानी फ्रेश नहीं हो सकता, ठीक है, उसे स्वच्छ रखते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं और न उसमें वृक्ष काटते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, उसे ही देववन कहते हैं साथियों। जो सबसे ज़्यादा देववन कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं, आपके कौन से टाइगर रिजर्व मिलते हैं, मुकुंदरा में। ठीक है। इस मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से नेशनल हाईवे 52 क्रॉस होता है। कौन सा हाईवे क्रॉस होता है, 52, जो राजस्थान के अंदर चूरू, सीकर, जयपुर होते हुए टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होते हुए मध्य प्रदेश जाता है। देखिए कोटा, झालावाड़, यहीं पर तो है आपके ये टाइगर रिजर्व, बूंदी, कोटा, झालावाड़। यहाँ से नेशनल हाईवे 52 क्रॉस होता है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखना, नेशनल हाईवे 52 कौन से नेशनल पार्क से क्रॉस होता है, तो आपके मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। इसी पार्क में दर्रा स्टेशन से, कहाँ से, दर्रा स्टेशन से कमलपुरा तक एक 6 लेन का एलिवेटेड रोड बनाया गया है। अब देखिए ये क्या है, आपके नेशनल पार्क है, ये आपके टाइगर रिजर्व है, ये आपके सेंचुरी भी रहा था पहले। तो यहाँ पर क्या है कि रोड निकाली गई है, नेशनल हाईवे 52 यहीं से क्रॉस हो रहा है। तो ये बिल्कुल कोर एरिया से जाता है। किसके कोर एरिया से, आपके नेशनल पार्क के कोर एरिया से। तो वहाँ पर वन्य जीव बड़े ही आसानी से घूमते मिल जाते हैं आपको, तो वह वन्य जीव डिस्टर्ब नहीं हो। तो ऊपर से एक 6 लेन का एलिवेटेड रोड बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपके वन्य जीवों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर बारडोली के शिव मंदिर फेमस है, यहाँ पर सेल्जर वैली फेमस है, यहाँ पर हेटिंग पॉइंट फेमस है, और यहाँ पर कोटा में सावन भादो डैम स्थित है। तो ये सभी बात थी साथियों आपकी किसकी, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की। अब देखिए नाउ यू कैन सी, ये है आपके अबली मिनी का महल। देखिए कितनी कलात्मक आकृतियाँ बनी हुई है, यानी एक मोटरसाइकिल यहाँ पर आ रही है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 2 मंजिला। देखिए आप कितना बड़ा इसका गेट है और कितने बेहतर तरीके से इसको बनाया गया है। ये आप देख सकते हो नीचे वाला हिस्सा, ये है आपके जो है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। चंबल रिवर को देखिए कितनी बेहतर तरीके से, कितनी शानो शौकत में, अपनी इज्जत के साथ में, अपना गर्दन ऊंचा उठा के बिल्कुल प्राइड के साथ में मूव कर रही है आपके मुकुंदरा में। और ये देखिए आप हीरामन तोते कितने स्वस्थ लग रहे हैं, कितना बेहतर दिखाई दे रहा है। इन्हें बोलते हैं गागरूनी तोते। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। राजस्थान की अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है जिनके बारे में हमने चर्चा करी है। 3 आपके टाइगर रिजर्व है, इनमें से 2 टाइगर रिजर्व को हमने देख लिया है। एक का नाम रणथंभौर है, वो क्लियर है। दूसरे का नाम मुकुंदरा है, वो क्लियर है। तीसरा कौन सा है अभी देखेंगे। राजस्थान के अंदर 33 आखेट निषेध क्षेत्र है, यानी हंटिंग बैन एरिया है। वैसे तो हंटिंग बैन ही है, टोटली बैन है, कहीं पर भी आप शिकार नहीं कर सकते, चाहे जयपुर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे धौलपुर हो, शिकार आप कहीं नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी 33 स्पेसिफिक रीजन है जिनको डिक्लेयर किया है क्या, आखेट निषेध क्षेत्र। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 27 सेंचुरीज है, यानी अभ्यारण्य है। 5 यहाँ पर जू है, यानी जंतुआलय है। 7 यहाँ पर डियर पार्क है, यानी मृग वन है। और यहाँ पर 5 बायोलॉजिकल पार्क है। और यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व है 14, यानी संरक्षित क्षेत्र है 14। इन सब के बारे में जब हम चर्चा कर लेंगे तब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके पहले अगर आपने इस टॉपिक को नहीं देखा या नोट्स नहीं बनाए, इसका मतलब है आप कंप्लीट टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम के अंदर नुकसान होने की पूरी संभावना है साथियों। देयर आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। नंबर 1, 1887 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पहली बार वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1887 के अंदर लागू किया गया था। और 1887 आपको पता है बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी आपकी स्वतंत्रता के पहले की बातें हैं। 1887 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार एक वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया, 1887 में। नंबर 2, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ एंड पक्षी संरक्षण यानी बर्ड कंजर्वेशन एक्ट 1951 लागू किया। और इसी के माध्यम से वन्य जीवों की सुरक्षा और पक्षियों की सुरक्षा करना राजस्थान सरकार ने संवैधानिक रूप से यानी कानूनी तौर के ऊपर लागू कर दिया इसे।
1972 के अंदर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, अभी यूपीएससी 3 के अंदर भी पूछा है, तो डेफिनेट आपको पुलिस कांस्टेबल में पूछ सकता है, आरएस में भी पूछ सकता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 राजस्थान में कब लागू हुआ? 1 सितंबर 1973। प्लीज कीप इन माइंड दिस डेट। इस डेट को आप अपने दिमाग में रखिए कि 1 सितंबर 1973 ऐसा दिन था जब आपके क्या लागू हुआ? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन, ये भारत का सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इसके अंदर एक आपके लिस्ट थी जिसका नाम है वन्य जीव। वन्य जीव एक टॉपिक था, वाइल्ड लाइफ। इस वाइल्ड लाइफ को इन्होंने क्या कर दिया? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ पर देर आर 3 टाइप ऑफ लिस्ट। नंबर 1 इज ए यूनियन लिस्ट यानी केंद्रीय सूची। नंबर 2 इज ए स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। नंबर 3 इज ए कॉन्करेंट लिस्ट यानी आपकी समवर्ती सूची। जो संघीय सूची होती है या उसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जो राज्य सूची होती है उसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची होती है उसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो वाइल्ड लाइफ को इंपॉर्टेंस देखते हुए देखिए 1972 के अंदर ये एक्ट आया। 1976 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिससे क्या किया कि वन्य जीव अब समवर्ती सूची का विषय होगा यानी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि अब जो है इसके ऊपर कौन अधिनियम बना सकता है? आपके स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। नाउ यू कैन सी सेंचुरी डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, और नेशनल पार्क डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोनों ही काम कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। आ जाइए साहब, राजस्थान के अभ्यारण्यों की बात करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर एक है सरिस्का। नाउ यू कैन सी द पिक्चर हियर, सरिस्का बाघ परियोजना, टाइगर रिजर्व सरिस्का, ठीक है। स्वागत है आपका। देखो मोर बोल रहा है यहाँ पर एक टाइगर आपको दिखाई दे रहा है। ये आपके अलवर में है। कभी भी जाने का मौका मिले तो प्लीज़ विजिट करना एक बार। मैं जाके आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में है। और इसका एरिया कितना है? 492 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। 492 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 1995 के अंदर इसे क्या डिक्लेयर किया गया था? अभ्यारण्य डिक्लेयर किया गया था। और 1978 के अंदर इसे क्या डिक्लेयर किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया। प्लीज़ कीप इन माइंड, सरिस्का जो है आपके टाइगर प्रोजेक्ट है बट नेशनल पार्क नहीं है। क्या ध्यान रखना है आपको कि सरिस्का आपके क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या नहीं है? नेशनल पार्क नहीं है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी और दूसरी बाघ परियोजना है। दिस प्रोजेक्ट इज द सेकेंड टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। दूसरी बाघ परियोजना है क्योंकि 1978 में से डिक्लेयर किया गया है। तीसरा कौन सा था? मुकुंदरा, जिसको 2012-13 में डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है, सेकेंड टाइगर प्रोजेक्ट है और राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। द बिगेस्ट अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज ये बिगेस्ट जो है आपके टाइगर प्रोजेक्ट है राजस्थान में। देखिए 492 वर्ग किलोमीटर, 492 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड 1955 और 1978, ये आपको बहुत ईयर आपको याद रखने हैं। इस अभ्यारण्य में होटल टाइगर देव का संचालन, एक होटल है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? टाइगर देव। और जिसका मैनेजमेंट कौन देखता है? जो राजस्थान का टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इसका मैनेजमेंट देखता है। ये आपके राजस्थान का मैप है। इस मैप के अंदर आप देखना चाहो तो यू कैन सी हियर, ये आपका जो ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है यही है आपका टाइगर, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट। साथियों यहाँ पर 2 प्लेट्यू हैं यानी 2 पठार हैं। एक का नाम है काकनबाड़ी का पठार और एक का नाम है क्रॉस का पठार। यानी देर आर 2 प्लेट्यूज, नेम इज ए काकनबाड़ी प्लेट्यू, नंबर 2 इज ए क्रॉस का प्लेट्यूज। यहाँ पर 2 पठार है। इन्हीं पठार के ऊपर आपके क्या है? ये फैला हुआ है। देर आर मेनी टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जैसे विराटनगर, बाला किला, अजबगढ़, भानगढ़। ये बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है। आगे और चर्चा करूँगा। और ये जो आपके सेंचुरी है, ये टाइगर रिजर्व है, ये किसके लिए फेमस है? आपके रीसस मंकी यानी रीसस बंदर के लिए प्रसिद्ध है। साइंस के अंदर आप पढ़ते हो RH फैक्टर, ठीक है, तो वहाँ पर आप रीसस बंदर के बारे में पढ़ते हो, तो ये रीसस बंदर के लिए फेमस है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए टाइगर किस प्रकार से अटखेलियाँ कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं पूरी जिप्सियों के अंदर यहाँ पर इन्हें देख रहे हैं, निहार रहे हैं और आनंद ले रहे हैं इनका, ठीक है साथियों। तो ये है आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व।
अब आप यूँ मत करना कि मुझे घुमाया नहीं है, मैं आपको हर जगह बेस्ट तरीके से घुमा रहा हूँ, जितना मुझसे घुमाया जा सकता है या जितना मैं अलाउ हूँ। यहाँ पर बहुत सारे क्या है, धार्मिक पैलेस है, ठीक है ना, यानी रिलीजन जो है उसके पैलेस बहुत ज़्यादा है, 4 की कोई ज़रूर नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पर एक है ताल वृक्ष। ताल वृक्ष क्या है, मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है ताल वृक्ष। तो आपको याद रखना है कि ताल वृक्ष का संबंध किससे है, मांडव्य ऋषि से है। कौन से जिले से है, अलवर जिले से है। नंबर 2 भर्तरी का मंदिर, और यहाँ पर बाबा भर्तरी का मंदिर है साथियों, और ये कनफड़े नाथ की शरण स्थली माना जाता है। एक हमारे विशेष प्रकार का भगवान को याद करने वाला, भगवान की पूजा करने वाला एक संप्रदाय है जिन हम बोलते हैं कनफड़े नाथ। ये इनकी शरण स्थली माना जाता है भर्तरी का मंदिर। यहाँ पर है पांडुपोल। पांडुपोल हनुमान जी है यहाँ पर, और ये जो हनुमान जी है ये सोते हुए हनुमान जी हैं या शयन मुद्रा में हनुमान जी है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर, और दर्शन कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कोरोना को जल्दी से हटाइए और इस देश को तरक्की पे लाइए और सबकी नौकरियां लगवाइए और सबको बेस्ट जीवन प्रदान कीजिए। ठीक है, तो ये आपके हनुमान जी महाराज हैं, और ये सोते हुए हनुमान जी महाराज हैं, यानी ये लेटे हुए हैं, बड़े आराम करते हुए मुद्रा में हैं ये हनुमान जी महाराज यहाँ पर। और पांडुपोल बहुत ज़्यादा फेमस है। यहीं पर है आपके नीलकंठ। नीलकंठ क्या है, नृत्य रथ गणेश जी की प्रतिमा वाला स्थान है नीलकुंड। नीलकुंड, और ये जो नीलकुंड है यहाँ पर नाचना गणेश जी है। कौन से गणेश जी है, नाचना गणेश जी। नाचना गणेश जी का मंदिर है, और नाचना गणेश जी जो है कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सो प्लीज, खड़े गणेश जी, नाचना गणेश जी, सोते हुए गणेश जी, कई बार त्रिनेत्र गणेश जी पूछा गया है। तो नाचना गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, नीलकुंड में है, और नीलकुंड कहाँ पर है, आपके सरिस्का अभयारण्य में है। राजस्थान में सबसे अधिक हरे कबूतर सरिस्का अभयारण्य में मिलते हैं। ग्रीन पिजन मैक्सिमम कहाँ पर मिलते हैं आपको, सरिस्का अभयारण्य में मिलते हैं। और इस अभयारण्य में सबसे अधिक मोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मोर पाए जाते हैं। तो साथियों ये बेसिक बात हुई आपकी किसके बारे में, सरिस्का के बारे में। अब बात करते हैं मोर के बारे में। जब मोर आया कि मोर सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं, कौन से अभयारण्य में मिलते हैं, तो साथियों मोर सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपके सरिस्का अभयारण्य में। ठीक है, तो देखिए पक्षियों का राजा क्या है, ये किंग ऑफ द बर्ड्स। प्रकृति ने इसे बहुत ही अद्भुत सौंदर्य से नवाजा है, और इसके ऊपर एक कलंगी लगाई है। यहाँ पे देखिए मोर के ऊपर देखिए, यू कैन सी द पिक्चर हियर। यहाँ पर देखिए कलंगी है, ये मोर का कलंगी है ऊपर जो लगा हुआ है। और इस मोर को 26 जनवरी 1963 यानी 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड घोषित किया गया है। यह भारत का ही राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, हमारे जो पड़ोसी देश है म्यांमार, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो आपके उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इससे 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। ये म्यांमार का भी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ये फेसियानिडाई परिवार का सदस्य है, और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है पाओ क्रिस्टेटस। इसे अंग्रेजी भाषा में ब्लू पिफाउल या पिकॉक के नाम से जानते हैं। संस्कृत भाषा में इसे मयूर कहते हैं। यह भारत और श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे ये वन्य पक्षी है, लेकिन भोजन की तलाश में यानी पेट पूजा करने के लिए कई बार ये मानव आबादी तक भी आ जाता है। साथियों अगली बात देखिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे मोर गणना कब हुई थी, तो साथियों बाघ गणना और मोर गणना दोनों ही 2018 में हुई थी। और मोर गणना को किसने किया था, राजस्थान वन विभाग ने किया था। आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर कितने मोर हैं, तो लगभग 6,07,360 मोर हैं। कब, 2018 में। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक मोर किस जिले में है, तो साथियों सर्वाधिक मोर आपके जोधपुर जिले में है, और कितने हैं, 95,170। और न्यूनतम मोर पूछे कि सबसे कम मोर किस जिले में है, तो साथियों ये है चित्तौड़गढ़, और वहाँ पर कितने मोर हैं, केवल 708 मोर हैं। साथियों ये आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी मैंने आपको 2 लाइन पहले एक बात बताई थी कि इस अभयारण्य में यानी सरिस्का अभयारण्य में सबसे अधिक मोर पाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, पाए जाते हैं। कौन से अभयारण्य में, सरिस्का अभयारण्य में। लेकिन मैंने जिला थोड़ी बताया आपको। ये मोर गणना हुई थी, और इस मोर गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो आपके मोर मिलते हैं वो कौन से जिले में मिलते हैं, जोधपुर में। तो देखिए अगर मोर के बारे में पूछे कि सबसे ज़्यादा मोर कौन से अभयारण्य में है, तो इसका आंसर क्या होगा, सरिस्का अभयारण्य। अगर ये पूछे कि मोर सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो इसका आंसर क्या होगा, जोधपुर जिला। मुझे उम्मीद है आपको विश्वास है, मुझे विश्वास भी है कि आपको समझ आ गया होगा। और न्यूनतम कहाँ पर है, चित्तौड़ जिले में है, जिनकी संख्या कितनी है, 708। तो साथियों ये हुई आज की बेसिक बात।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। साथियों, अगर आप मेरी लाइव एक्सेस देखना चाहते हैं तो वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे स्वागत है आपका। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी की टेस्ट देना चाहते हैं तो स्पेशल क्लासेस जो कि आपके अनअकैडमी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप मेरी प्लस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो विष्णु 1 कोड का यूज करके आप जो है सुबह 9 बजे एवरीडे 9 AM आपका इंडियन ज्योग्राफी क्लास लगता है। प्लस कोर्सेज में आप वहाँ आ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही है। जल्दी ही मिलते हैं कल और इस टॉपिक को आगे करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाइए, बेहतर तरीके से इसे बेस्ट बनाइए। साथियों, आने वाली एग्जाम में हमें एक पोस्ट लेनी ही लेनी है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।